हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। ये हमारी संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश तक की बात की थी। अब आइए उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैयद वंश तथा लोधी वंश की। तो सबसे पहले बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश का शासनकाल दिल्ली पर 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। इसका जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। दौलत खां को पराजित करने के बाद ये दिल्ली पर स्वतंत्र शासक बन गया। ये स्वयं को, जो खिज्र खां था, ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था। और भारत से लौटते समय तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीवालपुर का शासक नियुक्त किया था। जब तैमूर वापस लौट रहा था भारत से, तो इसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीवालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि खुद को रयते आला की उपाधि से नवाजा था। ये दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी अपने आप को तैमूरियों का राज्यपाल ही मानता था। हालांकि इसने दिल्ली पर स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, लेकिन फिर भी ये अपने आप को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसका नतीजा ये था कि ये तैमूर के जो पुत्र था शाहरुख, उसको नियमित रूप से कर भेजा करता था। इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए। ऐसा कहा जाता है कि इसका संपूर्ण शासनकाल पूरे विद्रोहों को दमन करने में ही बीत गया। इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के बाद जो दिल्ली का शासक बना सैयद वंश में, वो मुबारक शाह रहा, जिसका शासनकाल 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह जो था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने एक अन्य कार्य जो किया, उसने अपने से जो दुर्बल राज्य थे उनकी रक्षा की, उनको रक्षा प्रदान की। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक नगर की रचना की थी, जो यमुना के तट पर स्थित था। मुबारक शाह ने जो नगर बसाया था यमुना के तट पर, उसका नाम मुबारकाबाद रखा। 1434 में इसके वजीर ने साजिश करके मुबारक शाह की हत्या करा दी। इसके बाद मुबारक शाह के बाद जो शासन स्टार्ट हुआ वो मोहम्मद शाह का हुआ। इसका शासनकाल 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल के समय में मालवा के शासक मसूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर हमला किया। जब मोहम्मद शाह ने अपना शासन आरंभ किया, उस समय जो मालवा के शासक थे मसूद शाह, उन्होंने दिल्ली पर हमला किया। 3 दिनों तक युद्ध हुआ दोनों लोगों के बीच। जो मसूद शाह था और मोहम्मद शाह, इन दोनों के बीच 3 दिनों तक युद्ध चला। और 3 दिनों के युद्ध में कोई परिणाम ना निकलने पे इन दोनों ने आपस में संधि कर ली और मसूद शाह खिलजी वापस मालवा लौट गया। इसके बाद जो शासन स्टार्ट हुआ वो अलाउद्दीन आलम शाह का रहा, जिसका शासनकाल 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। यह सैयद वंश का सबसे अयोग्य शासक था और जिस नतीजन ये सैयद वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इसके अयोग्यता के कारण सैयद वंश का अंत भी इसी के शासनकाल से हो गया। इसने अपने वजीर हामिद शाह से झगड़ा कर लिया और खुद जो है दिल्ली छोड़ के बदायूं चला गया। इसने अपने वजीर, जो इसका वजीर था हामिद शाह, उससे इसने मनमुटाव हुआ उसका और फिर इसने उससे झगड़ा किया और खुद दिल्ली छोड़ के बदायूं चला गया। 1476 में इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का जब अवसर उसको, जब मृत्यु हो गई, दिल्ली की गद्दी खाली हो गई, तो मृत्यु का सुनहरा अवसर पाकर जो पंजाब का सूबेदार था वो दिल्ली आया और उसने बिना संघर्ष किए ही गद्दी प्राप्त कर ली। और इस प्रकार से सैयद वंश का अंत हो गया और वो दिल्ली पर एक नए वंश लोधी वंश की स्थापना हुई। तो आइए जानते हैं लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। लोधी वंश का जो कुल शासन था वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। और बहलोल लोधी का शासन, जो जिसने लोधी वंश की स्थापना दिल्ली पर की, 1451 से लेकर 1489 तक था। यह शासक बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। जो बहलोल लोधी था, ये पहले सरहिंद का सूबेदार था। इसने बहलोल शाह गाजी, इसने जब दिल्ली पर शासन स्टार्ट किया तो इसने अपना नाम बहलोल शाह गाजी रखा। इसने दिल्ली की सत्ता पर सबसे अधिक समय तक शासन किया। यह एक ऐसा व्यक्तिगत सुल्तान था जिसने दिल्ली की सत्ता पर सबसे ज़्यादा शासन किया। बहलोल लोधी ने कभी भी अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं रखा। इसने कभी भी अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक नियुक्त नहीं कराया। यह स्वतंत्र रूप से ही घूमता था। इसने अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया। इसने अफगान के जो अमीर थे उनको बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान किए, समानता का व्यवहार किया उनसे। इसी के शासनकाल में दिल्ली पर अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये पहला शासक था जिसके शासनकाल में दिल्ली पर अफगान
साम्राज्य की स्थापना हुई। ये अफगान सरदारों को स्नेह भी बहुत ज़्यादा करता था, उसको बहुत प्यार करता था। जो अफगान सरदार थे उनको बहुत ज़्यादा स्नेह करता था, और नतीजन उनको, जो अफगान सरदार थे उनको ये मकसद आला बुलाता था। इसने बहलोल सिक्कों, जिनको बहलोली बोलते थे, उनका प्रचलन आरंभ किया, जिनका जो मूल्य था वो टका का 1/3 था, और ये सिक्के चांदी के थे। जो बहलोली सिक्के थे वो पूर्णतः चांदी के थे, और उनका जो मूल्य था वो टके का 1/3 था। ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये हमेशा सबके साथ में बैठता था। इसने कभी भी ऊंचे सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। इसने हुसैन शाह सारकी को पराजित करके, जो जौनपुर का शासक था उसको पराजित करके हुसैन शाह सारकी को इसने जौनपुर को जीत लिया और उसको दिल्ली में मिला लिया। इसने अगला आक्रमण ग्वालियर पर किया, और वहाँ का जो राजा था मान सिंह, उसको भी पराजित किया, और उससे वार्षिक कर वसूलना आरंभ कर दिया। इसके जो सरदार थे उसमें बहुत सारे हिंदू सरदार भी थे, जिसमें जो प्रमुख नाम आता है वो राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह तथा त्रिलोचन का आता है। जो प्रमुख इसके हिंदू सरदार थे वो ये निम्नवत थे। अब इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई। इसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब बात करते हैं सिकंदर लोधी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। इसकी माता हिंदू थी, जिसका नाम जयबंद था। यह एक हिंदू माता का पुत्र था जिसका नाम जयबंद था। सिकंदर लोधी एक शिक्षित तथा विद्वान शासक था। लोधी वंश में सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान शासक हुआ। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से बदल के आगरा स्थानांतरित की। ये ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। इससे पहले जो बहलोल लोधी था वो ऊंचे सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था, साथ में बैठता था, और लेकिन ये ऊंचे सिंहासनों पर बैठता था। इसने एक मापन प्रणाली का आरंभ किया जो कि गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था, और एक गजे सिकंदरी था, इसका संबंध भूमि के मापन से था। ये भूमि मापने के काम आता था, जो गजे सिकंदरी था। इसके बाद बात करते हैं, इसने अमीरों से समानता का अधिकार छीन लिया। जो समानता का अधिकार बहलोल लोधी ने प्रदान किया था वो सिकंदर लोधी ने वापस ले लिया। सिकंदर लोधी एक अच्छा कवि भी था। ये फारस में गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। ये फारसी भाषा में कविता लिखता था, और अपना उपनाम जो रखा इसने गुलरुखी रखा हुआ था। इसने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ की जो संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था उसका अनुवाद कराया फारसी में, और उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। इसके बाद इसने खाते में परीक्षण प्रणाली शुरू की। ये एक पहला शासक था जिसने खाते में परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। इसके बाद बात करते हैं कि इसने अपने शासनकाल में ग्वालियर पर 5 बार आक्रमण किया। कुल 5 बार इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, लेकिन इसको हर बार हार का सामना करना पड़ा। उस समय जो ग्वालियर का राजा था वो मान सिंह था। सिकंदर लोधी के समय आगरा को भारत का सिराज कहा जाता था। चूंकि इसने आगरा की स्थापना की थी और दिल्ली से जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो यह भी कहा जाता था कि इसकी जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी वो ग्वालियर को जीतने की थी, और दिल्ली से जो ग्वालियर दूर पड़ता था, इसी वजह से इसने अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित की, जिससे इसको ग्वालियर पर हमला करने पर आसानी रहे। इसके बाद इसने अन्य कार्य जो किया, इसने स्त्रियों तथा संतों को मजार पर जाने से रोक दिया। इसने रोक लगा दी स्त्रियों और संतों को मजार पर जाने से। ये इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर था। इसकी कट्टरता जो है इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा थी। इसने अपने शासनकाल में कई सारे मंदिरों को तुड़वाया, और इसकी कट्टरता का जो सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है वो नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर था उससे मिलता है। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और वहाँ के जो मंदिर में जो मूर्तियाँ स्थापित थीं उनके कई सारे टुकड़े करके कसाईयों में बांट दिया, और उन टुकड़ों का प्रयोग मांस तोलने के लिए करने का आदेश दे दिया। इसकी कट्टरता का जो एक प्रमाण मिलता है वो सबसे बड़ा प्रमाण ज्वालामुखी मंदिर के विध्वंस से मिलता है। और 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब लोधी वंश के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो इसके 2 पुत्रों में उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध हुआ। जो इसका बेटा था इब्राहिम खान लोधी, और इसका जो बड़ा भाई था इब्राहिम खान लोधी का जलालुद्दीन, इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। तो इब्राहिम लोधी ने युद्ध में जो है जीत हासिल की और दिल्ली पर शासक बन गया।
इसके बाद इब्राहिम लोधी की बात करते हैं। इसका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। यह लोधी वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। शासन आरंभ करते ही इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर हमला कर दिया और वहां ग्वालियर इसने विजित कर लिया। उस समय ग्वालियर का जो राजा था वो विक्रमजीत सिंह था। इसने ग्वालियर पर हमला करके ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर पर जीत हासिल कर ली। इस जीत से खुश होकर इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें इसको मुंह की खानी पड़ी। उस समय मेवाड़ का जो राजा था वो राणा सांगा था, जिससे इसकी पराजय हो गई। इसके बाद पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने इसके पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां और इसका जो चाचा था इब्राहिम लोधी का आलम खां, इन दोनों ने इसको हराने का षड्यंत्र रचा और काबुल से बाबर को निमंत्रण भेजा कि ये दिल्ली पर हमला करे और इसको इब्राहिम लोधी की शक्तियों को कमज़ोर करे। तो बाबर को जिसने निमंत्रण भेजा वो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां था। इसके बाद 1525 में बाबर ने पंजाब पर विजय हासिल की और 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोधी से युद्ध किया और पानीपत का जो नतीजा निकला वो ये निकला कि इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार गया और इब्राहिम लोधी के हारने के बाद दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध की भूमि में मारा गया, जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में ही हुई। एक सैनिक की तरह, इतिहासकार मानते हैं कि एक सैनिक की तरह लड़ा और एक सैनिक की तरह ही मारा गया। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश तथा उसके आगे के वंशों के बारे में। तो रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें हमारा वीडियो, शेयर करें हमारा वीडियो। थैंक यू।